नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने गुप्त वंश को स्टार्ट किया था और चंद्रगुप्त प्रथम की सारी बातें अपन ने जान ली थी। साथ ही साथ समुद्रगुप्त की थोड़ी सी चर्चा भी अपन ने की थी और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में 2-3 बातें भी अपन ने जानी थी। आज ये वीडियो कंप्लीटली समुद्रगुप्त पर बनाएंगे, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में सभी तथ्यों का जो अपनी किताब के अंदर आ रखे हैं उन सबको अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं समुद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में हो जाता है और समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी जानकारी है वो अपने को देखने को मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है उनका नाम था हरिसेन और इसके उत्कीर्णकर्ता थे तिलबट। ये सारी बातें अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी। तो अपन वापस स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त से, सॉरी समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त साथियों, मैंने जब गुप्त वंश स्टार्ट किया था तब एक आपसे बात कही थी कि गुप्त वंश के सारे शासकों के बारे में अपने को सन याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख रूप से 2-3 ऐसे शासक आएंगे जिनके बारे में अपने को जो सन है वो याद करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त प्रथम वो एक शासक है जिसका सन अपने को याद करना है और मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे 2 ही शासक इसमें हुए हैं जिनके बारे में अपने को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है, उनके ही पर्सन बनने की सर्वाधिक संभावना रहेगी। एक तो है समुद्रगुप्त और इसके पुत्र है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन 2 के बारे में अपने को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना रहेगा। समुद्रगुप्त की अगर यहाँ पर शासन की समय लिखें तो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक का है और इन सब की जानकारी, इसके जानकारी का स्रोत, अगर जानकारी के स्रोत की अपन अगर बात करते हैं तो इनकी जानकारी का स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद या वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन करके रख दिया है प्रयागराज, कहां पर है, यूपी के अंदर। ठीक है, ये इसके जानकारी का प्रमुख स्रोत है। किसके? समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। समुद्रगुप्त के बारे में सबसे पहली बात ये आती है, समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में हो चुका था। तो समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में हुआ था। इस लाइन का क्या तात्पर्य हो गया कि जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक था उसी समय इसका राज्याभिषेक हो जाता है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जीवित था तभी अपने पुत्र को शासक बना दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इसके बारे में जो भी अपने को जानकारी मिलेगी वो आपको मिलेगी प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सारी बातें हैं वो एक बार अपन डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति है क्या? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जब अपन बात करते हैं तो अपने को एक स्तंभ है, ये आपके प्रयाग के अंदर है और ये स्तंभ लेख पहले किसका हुआ करता था? अशोक का कौशाम्बी का अभिलेख था। अशोक का कौशाम्बी का स्तंभ लेख है, उसी के नीचे ये प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई है। तो यहाँ पर आपके अशोक का ये कौशाम्बी का लेख था, यहाँ पर पशु का अंकन मिलेगा, यहाँ पर आपको कमल का फूल मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके कंगूरे बने मिलेंगी। ये कुछ अपने था अशोक के लेख के अंदर या अशोक के स्तंभ लेख, ये कुछ आकृति इस प्रकार थी और अशोक ने अपने स्तंभ लेख पर 6 पंक्तियों का उत्कीर्ण करवाया था। ये अपने कुल 6 पंक्तियों का उत्कीर्ण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। लेकिन इसी अशोक के कौशाम्बी के अभिलेख पर, तो मैं यहां पर पहले हेडिंग लगा देता हूं प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? अपने कौशाम्बी के अशोक के अभिलेख पर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करवाइए, इसमें यहां से लेकर यहां तक 33 पंक्तियां उत्कीर्ण कराई। कितनी पंक्तियां?
33 पंक्तियां यानी 33 लाइनें उत्कीर्ण करवाई है। किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? लेखक आएगा आपके हरिसेन। चलो कौशाम्बी के आगे देखो, प्रयाग प्रशस्ति की अपन बात करेंगे। लेखक कौन है? हरिसेन। ये हरिसेन कौन थे? देखो ये यहाँ के दरबारी कवि भी थे, एक इसके मित्र भी थे, किसके? समुद्रगुप्त के, और एक इनके पास में प्रशासनिक पद भी था। कौन सा? महासंधि विग्रहक, ये इनका प्रशासनिक पद भी था। तो इन्होंने क्या किया है? इस प्रयाग प्रशस्ति के लेखन का कार्य किया। लेकिन इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? इनके उत्कीर्णकर्ता है तिलभट्ट। अच्छा, अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए तो इसकी भाषा है विशुद्ध संस्कृत, या इसे अलंकृत संस्कृत भी कहा जाता है। तो विशुद्ध संस्कृत या अलंकृत संस्कृति इसकी भाषा हो गई। और इसकी लिपि की बात करें तो लिपि हो गई ब्राह्मी। इसकी लिपि कौन सी हो गई? ब्राह्मी लिपि। और अगर इसके शैली की बात करें तो इसकी शैली हो गई चंपू शैली। चंपू शैली क्या होती है? जहां पर गद्य प्लस पद्य यानी गद्यांश और पद्यांश का मिश्रण होता है, वो क्या शैली होती है? चंपू शैली कहलाती है। इसमें कितनी पंक्तियां उत्कीर्ण है? 33 पंक्तियां उत्कीर्ण है। यहां तक बात आई कि नहीं आई? इसकी प्रथम खोज किसने की? ए ड्रेवर ने। कब की? 1934 ईस्वी के अंदर। 1934 के अंदर ए ड्रेवर नाम के एक अंग्रेज ने इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम खोज ए ड्रेवर के द्वारा की गई। अब इस 33 पंक्तियों के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये यहाँ पर आपके 33 पंक्तियां उत्कीर्ण कर रखी। ये लो, अपन ने 33 पंक्तियां संस्कृत भाषा में बना दी। तो इसके अंदर समुद्रगुप्त के जीवन परिचय, राज्य विस्तार, युद्ध व युद्ध नीति का वर्णन है। इसमें किस चीज का वर्णन है? समुद्रगुप्त के जीवन, समुद्रगुप्त लिख देता हूं यहां पे, समुद्रगुप्त के जीवन परिचय, उसके राज्य के विस्तार, उसके युद्ध विजय, यहां पर लिख देते हैं युद्ध विजय, यानी उसने कितने युद्धों में विजेता प्राप्त की थी, और उसके युद्ध नीति का वर्णन है। इस सब का वर्णन किसके अंदर कर रखा है? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कर रखा है। अब प्रयाग प्रशस्ति की यहां पर कुछ एक और बातें आती है, वो भी कर लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त को क्या क्या कहा रखा है, यानी कविराज भी कह रखा है। कविराज के अलावा यहां पर इसका एक और नाम आता है कि ये संगीत और गायन में, संगीत और किसमें? गायन में गुरु तमरू और नारद को लज्जित करने वाले थे। किसको? संगीत और गायन में गुरु तमरू, संगीत और गायन में किसको? संगीत और गायन में गुरु तमरू और नारद को लज्जित करने वाले, लज्जित करने वाले कौन थे बताओ? समुद्रगुप्त। ये इनकी उपाधियां हैं। साथ ही साथ में ये पहली उपाधि कविराज की, दूसरी उपाधि ये हो गई, तीसरी उपाधि के अंदर आता है यहां पर धरणी बंध, ठीक है, और चौथी उपाधि आता है धर्म प्राचीर बंधु। कौन सा आता है? धर्म प्राचीर बंधु। धर्म प्राचीर बंधु ये भी है, और साथ ही साथ ये 100 युद्धों का विजेता। कौन सा? ये जो आपके समुद्रगुप्त है। कितने युद्धों का विजेता है? 100 युद्धों का विजेता है। और इसके कितने घाव है? 100 घाव है।
इसके कितने गांव है? 100 गांव है। इन सब का वर्णन किसके अंदर आ रखा है? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर आ रखा है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर यहां पर एक दो बातें और लिख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो अपने हरिसेन है, इन्होंने समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत पर विजय को धर्म विजय या धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको समुद्रगुप्त से प्रश्न पूछा जाएगा तो 100% चांस है प्रयाग प्रशस्ति से पूछा जाएगा, क्योंकि एक तो प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन और साथ ही साथ प्रयाग प्रशस्ति में ही इसकी विजय नीति है। जो इसकी 4 नीतियां हैं, युद्ध के लिए जो 4 नीतियां बनाई गई थी वही प्रयाग प्रशस्ति के अंदर है। तो अपन ये कह सकते हैं अपने को केवल समुद्रगुप्त ही पढ़ना है। अगर प्रयाग प्रशस्ति पढ़ ली तो पूरा समुद्रगुप्त अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत पर विजय को धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। किसने दी है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन ने। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कह दूं कि ये बात किसने कही है प्रयाग प्रशस्ति में? हरिसेन ने कही है, हरिसेन ने कही है। और इसके अलावा एक और शासक, एक और इतिहासकार है के.पी. जायसवाल ने भी यही बात कही है समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत की विजय को। यहां पर समुद्रगुप्त लिख देता हूं, यहां पर केवल समुद्र ही लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत पर विजय को धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। किसने दी है? एक तो हरिसेन ने दी है और एक किसने दी है? के.पी. जायसवाल ने दी है। तो अब एक बार मैं वापस इसको रिवाइज कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एक बार सुनने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा। समुद्रगुप्त शासन चलता है 335 से 375 ईस्वी तक। जानकारी का स्रोत है आपकी प्रयाग प्रशस्ति, जो कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर है। इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज या इलाहाबाद एक ही क्षेत्र के नाम है जो यूपी के अंदर है। ठीक है, समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में ही हो गया था। प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी के अशोक के अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इसके लेखक हरिसेन है, जो इसके दरबारी कवि, मित्र व महासंधि विग्रहक थे। महासंधि विग्रहक उस समय का प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ी पोस्ट थी महासंधि विग्रहक। ये युद्ध व संधि का मंत्री हुआ करता था। युद्ध व संधि का मंत्री हुआ करता था। इसके उत्कीर्ण करता, इसके किसके? इन जो प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन तो लेखक है, लेकिन इसको उत्कीर्ण कराने वाले व्यक्ति का नाम है तिलभट्ट। इसकी भाषा विशुद्ध संस्कृत या अलंकृत संस्कृत है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। शैली इसकी चंपू शैली है। चंपू शैली किसे कहते हैं? गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, उसे चंपू शैली कहते हैं। प्रथम खोज ए ड्रेवर के द्वारा 1934 ईस्वी के अंदर की गई थी। समुद्रगुप्त के जीवन परिचय इसके अंदर, यानी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर क्या क्या बातें आ रखी है? एक तो समुद्रगुप्त का जीवन परिचय आ रखा है, राज्य विस्तार के अंदर बातें बता रखी है, युद्ध विजय के बारे में वर्णन आ रखा है, युद्ध नीति के बारे में भी इसकी बात, इन युद्ध नीति का भी वर्णन कर रखा है। अब प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त को क्या क्या कहा रखा है? एक तो कविराज की उपाधि दे रखी है। संगीत और गायन में गुरु तंब्रु और नारद को लज्जित करने वाला बताया गया है। धरणीबंध बताया गया है। धर्म प्राचीर बंधु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, धर्म प्राचीर बंधु बताया गया है। और 100 युद्धों का विजेता भी बताया गया है। साथ ही साथ 100 युद्धों का 100 गांव भी इसके बताए गए हैं। एक युद्ध का एक गांव। कहते हैं कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों में कभी नहीं हारा। और समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत पर जो विजय हुई थी उसे धर्म युद्ध की संज्ञा या धर्म विजय की संज्ञा दी है। किसने दी है? ये हरिसेन और के.पी. जायसवाल ने दी है। ये आप याद रखोगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात अपन करते हैं। एक इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये हरिसेन, ये कर लो हरिसेन। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया होगा अपनी स्क्रीनशॉट। तो ये सारी बातें थी प्रयाग प्रशस्ति की। मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति है क्या, और अब अपन बात करेंगे जो प्रयाग प्रशस्ति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी विजय नीति क्या क्या थी, इन सब की चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले अपन एक और बात देख लेते हैं कि यहां पर, चलो पहले इसको साफ कर देता हूं, बाद में ये बात बता दूंगा।
अब जो ये प्रयाग प्रशस्ति अपन ने देखा है कि कौशाम्बी के अभिलेख पर लिखी गई है। जब कौशाम्बी के अभिलेख पर 33 पंक्तियां हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाई थी समुद्रगुप्त के लिए, उसके बाद में जब मुगल काल आया तो अकबर ने भी जहां इस स्तंभ पर जगह मिली है वहां पर अपनी बातें भी उत्कीर्ण करवाई। और ये किसके द्वारा कार्य किया गया? अकबर के काल में बीरबल के द्वारा कार्य किया गया। ये किसके द्वारा कार्य किया गया? बीरबल के द्वारा किया गया। तो इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर यहाँ पर कुछ बातें अकबर के काल के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या नाम दिया गया? अकबर या बीरबल का अभिलेख। बात आगे के समझ में? सबसे पहले यहां पर अशोक ने लिखाई थी, तो हो गया अशोक का कौशाम्बी का अभिलेख। ठीक है, फिर 33 पंक्तियां किसने उत्कीर्ण करवाई थी? हरिसेन ने। तो हरिसेन ने किसके लिए करवाई थी? समुद्रगुप्त। तो इस समय इसका नाम हो गया प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अब जब यहां पर अकबर और बीरबल का अभिलेख इस पर लिखा दिया गया और अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद किले में स्थापित करवा दिया। कहां स्थापित करवा दिया? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। तब अब इसका नाम क्या हो गया? अकबर या बीरबल का अभिलेख। साथ ही साथ अकबर के पुत्र जहांगीर ने भी इसी अभिलेख पर अपनी 4 बातें लिखवा दी, तो इसको क्या नाम दे दिया? जहांगीर का अभिलेख। अब बताओ, बात समझ में आ गई क्या? एक ही है स्तंभ तो, लेकिन 4 अलग अलग कालखंड या मुख्य रूप से 3 अलग अलग कालखंडों की बात करता है, जो भारत के प्रमुख 3 वंश हुए उनकी बात करता है। सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में अशोक के द्वारा कौशाम्बी का अभिलेख, हरिसेन के द्वारा लिखाया गया गुप्त काल के अंदर तो हो गया प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में, बीरबल के द्वारा लिखाया गया मुगल काल में तो अकबर का अभिलेख या बीरबल का अभिलेख, और या जहांगीर का भी अभिलेख इसे कहते हैं। वर्तमान में कहां पर है? तो ये इलाहाबाद किले के अंदर स्थापित है। किसने स्थापित करवाया था? अकबर ने स्थापित करवाया था। ये बात आपके समझ में, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको समझ लो, आपको समझने मात्र से ही ये क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। अकबर और बीरबल का अभिलेख भी यही है, साथ ही साथ जहांगीर का अभिलेख भी यही है। अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित युद्ध विजय नीति। ठीक है, युद्ध विजय नीति, उसकी युद्ध की विजय की नीति क्या थी उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो अपन एक बार इसको भी रहने देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने का बाद में समय दे देंगे। सबसे पहले देखते हैं उस काल के अंदर अपने भारत की स्थिति क्या थी। जब समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था तब भारत की स्थिति क्या थी, इसके बारे में थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। एक छोटा सा वर्तमान भारत का मानचित्र की सहायता से अपन इसकी चर्चा करते हैं। चलो, ये बन गया। यहां से एक नदी गंगा नदी और एक नदी यहां से, ठीक है, और इस क्षेत्र से एक नदी यहां ऐसे बह रही है और यहां पर एक आपके क्षेत्र है वर्तमान, ये उस काल के अंदर भारत के अंतर्गत आता था, वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र, ठीक है। तो अब उस काल की स्थिति देखते हैं। यहां मगध के अंदर ना, यहां पर उत्पन्न हुए गुप्त वंश, ठीक, तो यहां तो गुप्तों का शासन था। हालांकि धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे, लेकिन मूल रूप से यहां पर किसका शासन था? गुप्त वंश का शासन था। एक यहां पर पहले हुआ करते थे कुषाण, हालांकि इनको पराजित करके ही गुप्तों ने शुरू की थी, क्योंकि पहले गुप्त कहा जाता है, कुषाणों के सामंत थे, लेकिन कुछ एक मात्रा में अपन यहाँ पर देख सकते हैं या कुषाण थे। लेकिन जब गुप्तों का विकास हुआ तो ये कुषाण को पराजित करने के बाद कुषाण इधर की ओर चले गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर आ गए थे। तो इस क्षेत्र के अंदर अब कौन हो गए? कुषाण। इस क्षेत्र से यहाँ पर धीरे धीरे किसका शासन स्थापित हो गया? अन्य शासकों का शासन स्थापित हो गया। और यहाँ पर एक जाति थी आपके शक, ये भी विदेशी जाति। यहां पर अपने श्रीलंका है, ये जो भाग है
ये जो भाग अपने श्रीलंका का भाग है, ये श्रीलंका है। ये श्रीलंका में कौन सी जाति थी? सिंहल। श्रीलंका में कौन सी जाति थी? सिंहल। ये भी एक प्रकार से विदेशी जाति है। अब उस काल के अंदर कुछ इस प्रकार था, जो यहाँ पर ये अपनी नदी है गंगा नदी, इसके साथ वाली नदी है यमुना नदी, और ये जो नदी है वो है आपके सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब देखो इसके अंदर जो आपके गंगा और सिंधु, इन दो नदियों का क्षेत्र है, यानी जो गंगा सिंधु दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के ये बीच का क्षेत्र है। अनेक इसमें सहायक नदियां बहती है, जिसमें यमुना भी है और सिंधु की 5 सहायक नदियां ये भी शामिल है। तो गंगा जो अपना गंगा नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र है, इसके बीच की जो भूमि थी, कालांतर के अंदर आर्य यहाँ आकर बसे थे। जो आर्य जाति थी, अपन ने पढ़ा है वैदिक सभ्यता के अंदर वाली बात, वो आर्य जाति यहाँ पर आकर बसी थी। तो ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ना, उसको अपन ने क्या नाम दिया? आर्यव्रत। ठीक है। यहां पर दो प्रकार की पर्वत श्रृंखला आ गई, विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है। यहां पर चलो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये प्रमुख एक विंध्याचल पर्वत, यहां पर पर्वत श्रृंखला आ गई। ठीक है। अब यहां इस पर्वत श्रृंखला के नीचे का भाग था, ये था दक्षिणी भारत। आपको पता है मौर्य काल के अंदर एक रोड यहां से चलाई गई थी यहां तक, इसको अपन ने नाम दिया था दक्षिणापथ। इसको नाम अपन ने क्या दिया था? दक्षिणापथ। तो इस दक्षिणापथ के कारण अपन ने यहां पर इस क्षेत्र का भी नाम एक बार रख दिया दक्षिणापथ, क्योंकि आपको पता है अशोक के काल में अपने राज्यों का बंटवारा किया था। इस दक्षिणापथ, इस क्षेत्र को अपन ने उस काल में भी दक्षिणापथ नाम से ही लिखा था, और इस क्षेत्र को उत्तरापथ नाम से लिखा था। लेकिन अब अपन ने नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया है? आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्य आकर यहां बसे थे इसलिए आर्यवर्त, और ये हो गया दक्षिणापथ। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरे हो गए इसके ये सिंहल, ये शक और ये कुषाण। ये तीनों मिलकर अपन ये कह सकते हैं ये तीनों कौन है? पहले तो हो गए अपने, यहां लिख देता हूं आर्यव्रत। दूसरा हो गया अपने दक्षिणापथ। तीसरा, ये तीनों क्या है? ये तीनों विदेशी जातियां हैं। तो तीसरे हो गए विदेशी जातियां। और चौथे नंबर पर कौन से आ जाएंगे? सीमावर्ती क्षेत्र, गुप्त वंश के जो सीमावर्ती क्षेत्र। अब सीमावर्ती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? देखो मूल रूप से ये क्षेत्र यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक का क्षेत्र, ये सीमावर्ती क्षेत्र आ गए। तो ये इसके क्या हो गए? सीमावर्ती क्षेत्र। नंबर 4 पर आ जाएंगे सीमावर्ती उत्तरी क्षेत्र। कौन सी सीमा? जो उत्तरी भाग पर है, खास तौर पर जो पर्वतीय प्रदेश है उनकी बात करते हैं सीमावर्ती ये क्षेत्र। तो उसको पता था मेरे सामने ये 4 लक्ष्य हैं। कौन कौन से लक्ष्य हैं? किसको पता था? समुद्रगुप्त को, कि मेरे सामने ये 4 लक्ष्य हैं। कौन कौन से? एक तो आर्यवर्त है, एक दक्षिणावर्त है, एक विदेशी जातियां हैं और एक सीमावर्ती उत्तरी क्षेत्र है। और यहां पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इन चारों के लिए, इन चारों भाग के लिए अलग अलग नीतियों का वर्णन किया गया है। ये नीतियां ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बात है कि नहीं समझ में? यहाँ पर आर्यवर्त ये उत्तरी भाग है। जो उत्तरी भाग है ये उत्तर भारत का, वर्तमान की दृष्टि से देखें तो जो उत्तर भारत का भाग है वो आर्यवर्त हो गया, दक्षिणी भारत का भाग है वो दक्षिणापथ हो गया। विदेशी जातियां हैं वो हो गई आपके विदेशी जातियों के अंदर, और जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र है, वो कौन सा हो गया? सीमावर्ती उत्तरी क्षेत्र हो गया। ये 4 भाग थे और इन चारों के लिए अलग अलग प्रकार की इसने नीतियां बनाई थी। यही नीतियों को अपन युद्ध विजय नीति या समुद्रगुप्त की युद्ध विजय नीति के अंदर पढ़ेंगे। तो बात आ गई होगी आपके समझ में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इन चारों नीतियों को देखते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो अपन इन विजय नीति को देखेंगे किसके संदर्भ के अंदर? इन 4 क्षेत्रों के संदर्भ में। ठीक है। तो मैं पहले आपको एक काम करता हूं, इनकी नीतियों को लिखा देता हूं और नीतियों को लिखाने के बाद में बताता हूं भाई ये नीति किसके विरुद्ध इस्तेमाल की गई थी। तो सबसे पहले अपन नीति लिखते हैं राजप्रस्बोधरण नीति। चलो यहां पर ये वापस,
तो पहली युद्ध विजय नीति के अंदर सबसे पहली युद्ध विजय नीति देते हैं राज प्रस्फोद्वरण नीति। अब ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि परीक्षा में आपके प्रश्न समुद्रगुप्त से दो ही बनेंगे, प्रयाग प्रशस्ति या युद्ध विजय नीति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी है, आप इन सारी बातों के साथ में कम से कम 2 पन्ने पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये राज प्रस्फोद्वरण नीति, युद्ध विजय नीति से भी आप पूरा 1 पन्ना भर पाओगे। ध्यान से सुनना, आपने कई स्थानों पर ये प्रस्फोद्वरण नीति ही पढ़ा होगा। राज प्रस्फोद्वरण या प्रस्फोद्वरण नीति एक ही है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? राज प्रस्फोद्वरण नीति का शाब्दिक अर्थ बनता है जड़ से उखाड़ फेंकना। अब बात ध्यान से सुनो, अपन ने बात की थी आर्यवर्त की। आर्यवर्त कौन है? इसके पड़ोसी राज्य है। हमेशा एक शासक का दायित्व होता है अपनी सीमाओं का विस्तार करना, अपने राज्य का क्या करना? विस्तार करना, क्योंकि राज्य जितना बड़ा होगा उतना ही कर ज्यादा आएगा, जितना कर आएगा उतने संसाधन बढ़ेंगे, सैनिक बढ़ेंगे, योग्य होगा, शासक वीर होगा, शासक का नाम या परचम बढ़ेगा। तो उसने क्या किया था? सबसे पहले राज प्रस्फोद्वरण नीति, जड़ से उखाड़ फेंकना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इस नीति के तहत आर्यवर्त क्षेत्र को जीता था। किस क्षेत्र को? आर्यवर्त। आर्यवर्त को अपन कौन से भारत के नाम से जानते हैं? उत्तर भारत। उत्तर भारत या आर्यवर्त में किस नीति के तहत युद्ध विजय की थी? इसने राज प्रस्फोद्वरण नीति के तहत। इस राज प्रस्फोद्वरण, अब देखो आर्यवर्त हो गया, इसके मूलतः पड़ोसी राज्य जो इसके भाग में आस पड़ोस के अंदर रहते हैं, उनको जड़ से उखाड़ कर अगर नहीं फेंका जाएगा तो कल वो, क्योंकि सभी शासक भी ये चाहते हैं हमारा राज्य विस्तार हो, क्योंकि सारे शासक महत्वाकांक्षी होते हैं और महत्वाकांक्षी शासक यही चाहता है हमारी सीमाओं का क्या हो? विस्तार हो। तो यहां पर ये कह रहा है अगर शासक मैं उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा या मैं इनको नहीं हराऊंगा और मेरे राज्य में शामिल नहीं करूंगा तो कल को ये मेरा राज्य हड़प लेंगे, तो इससे अच्छा है मैं इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूं। तो आर्यवर्त को इसने क्या किया था? जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था और अपने अंदर मिला लिया था, यानी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यवर्त को इसने 2 चरणों में कंप्लीट किया। कितने चरणों में कंप्लीट किया? 2 चरण में। चरण प्रथम और चरण द्वितीय। तो आर्यवर्त को इसने कितने चरणों में जीता? 2 चरणों में जीता, पहले चरण और दूसरे चरण में। पहले चरण में इसने क्या किया है? 3 राजाओं को हराया। और दूसरे चरण में कितने राजाओं को हराया है? दूसरे चरण में इसने 9 राजाओं को हराया। पहले चरण में कितने राजाओं को हराता है? 3 राजाओं को। देखो आपके 9 राजाओं के नाम आ रखे हैं और याद नहीं करने, क्योंकि इसमें याद करने के 9 राजाओं को याद करने से बजाय अच्छा है कि आप इस युद्ध विजय नीति को याद करो। आप ये 4 नाम याद करो, क्योंकि 4 नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो आपको 9 राजाओं के स्थान पर आपको ये नीतियां याद करनी है, ठीक है। तो पहले चरण के अंदर 3 राजाओं को जीता, दूसरे चरण के अंदर 9 राजाओं को जीता। अब पहले चरण का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, पहले चरण का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कुल 33 पंक्तियां थी, उनमें से 13 नंबर पंक्ति और 14 नंबर पंक्ति, इन पंक्तियों में किसका वर्णन आ रखा है? इन 3 चरण, जो 3 राजाओं को जीता था पहले चरण है, इसका वर्णन आ रखा है प्रयाग प्रशस्ति की 13 नंबर और 14 नंबर पंक्ति के अंदर। और जो यहां पर दूसरा चरण हुआ था, इसका वर्णन आ रखा है 21वीं पंक्ति के अंदर, ठीक है ना। 21वीं पंक्ति के अंदर किसका वर्णन आ रखा है? दूसरा चरण। तो अपन ये कह सकते हैं आर्यवर्त के अंदर जो इसने जड़ से उखाड़ फेंकना, इस नीति का वर्णन किया है राज प्रस्फोद्वरण नीति। इसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में कितनी पंक्तियों में आ रखा है? तो 3 पंक्तियों के अंदर आ रखा है। कौन कौन सी? 13, 14 और 21। इन 3 पंक्तियों में किसका वर्णन आ रखा है? राज प्रस्फोद्वरण नीति का आ रखा है। राज प्रस्फोद्वरण नीति वास्तव में है क्या? जड़ से उखाड़ फेंकना। आर्यवर्त के कुल कितने शासकों के साथ हुआ? 12, 9 और 3, कुल 12 राजा हो गए। तो कुल 12 शासकों को पराजित
किया। तो इस नीति के तहत कितने आर्यवर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसको कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। पहले चरण में 3 शासक, दूसरे चरण में 9 शासक। पहले चरण की बात आ रखी है 13वीं और 14वीं पंक्ति के अंदर, और दूसरे चरण की बात आ रखी है जो 9 शासकों को पराजित किया 21वीं पंक्ति के अंदर। मेरे हिसाब से आपको राजप्रसबोध रणनीति समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं दूसरी नीति की तरफ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब पहली नीति तो हो गई राजप्रसबोध रणनीति, चलो इसको हटा देते हैं और यहां पर इन नीतियों को एक एक करके लिख भी लेते हैं और से समझ भी लेते हैं। पहली नीति यहां लिख लेते हैं राजप्रसबोध रणनीति, ठीक है। दूसरी है आपके नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। ये महत्वपूर्ण नीति क्यों है? क्योंकि ये जो नीति है वो दक्षिणी भारत के शासकों के विरुद्ध लड़ी गई थी। दक्षिणी भारत के शासक कहां पर थे? जो भारत के दक्षिण की ओर थे। अपने को भी पता है कि जब ये उत्तर भारत में शासन कर रहा है और दक्षिणी भारत में शासन करने जाएगा, जैसे यहां पर ये शासन कर रहा है और ये जाएगा यहां पर सुदूरवर्ती दक्षिण क्षेत्र के अंदर, यहां के 12 राज्यों को ये जीत लेगा। 12 राज्यों को जीत लेगा। अगर वो यहां पर शासन करने लग गया तो ये इसके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहां से वो रिटर्न होकर यहां आ गया और यहां पर शासन करने लग गया तो ये क्षेत्र इससे वापस चला जाएगा। तो इसके समस्या क्या थी कि या तो वो उत्तर भारत पर शासन कर पाएगा या दक्षिणी भारत पर शासन कर पाएगा। तब उसने क्या किया, अपने शासन को यहां पर स्थापित रहने देने के लिए जिन जिन शासकों को पराजित किया था उनको कह दिया आपको माफ करता हूं और ये शासन वापस आप ले लो। जब उन्होंने ये शासन ले लिया तो अब ये शासन किसके अंतर्गत हो गया? यानी इसी समुद्रगुप्त के, जो ये समुद्रगुप्त है इसी के अंतर्गत ये शासन चलने लगे, क्योंकि इसने इन सब को माफ करते हुए कहा आपका शासन आप वापस संचालित कर सकते हो, लेकिन किसके अंतर्गत रहते हुए? समुद्रगुप्त के अंतर्गत रहते हुए। तो इस प्रकार इसने यहां पर शासन भी स्थापित कर लिया। उत्तर भारत में भी अच्छा शासन कर रहा था और दक्षिणी भारत वाले भी इसके साथ हो गए। तो जो ये नीति थी वो कौन सी नीति थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। तो इसका भी शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण नीति थी। ग्रहण विजेता, यानी उस क्षेत्र को जीतो। मोक्षानुग्रह, उसको वापस दे दो। वापस किसको? जो विजित क्षेत्र है, विजित क्षेत्र को पराजित राजा को वापस देना। तो अनुग्रह, उसको वापस देना। विजेता वापस देना, यानी ये 3 भाग हो गए। इसका शाब्दिक अर्थ अगर सही अर्थों में निकाले तो पूरा शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? विजित क्षेत्र को पराजित शासक को वापस देना, ठीक है ना। उन्हें वापस देने से क्या होगा? अब ये जो क्षेत्र है जो आंशिक, भाई यहां पर तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये शासन कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शासन कौन करने लग जाएगा? समुद्रगुप्त करने लग जाएगा। बात आ गई ना समझ में? तो ये था आपके दक्षिणी भारत। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति किन शासकों के विरुद्ध लाई गई थी? दक्षिणी भारत के शासकों के विरुद्ध ये नीति अपनाई गई थी। दक्षिणी भारत के शासकों के विरुद्ध ये नीति अपनाई गई थी। कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को। इस नीति के तहत 12 शासकों को पराजित किया। इस नीति के तहत कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था। और इस नीति का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में कहां पर आ रखा है? तो इस नीति का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में, देखो ये 13, 14 और 21 से 2 पहले और आ जाओ तो कितनी हो गई? 19 व 20
पंक्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो 19वीं और 20वीं पंक्ति है उसमें किसका उल्लेख आ रखा है? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का उल्लेख आ रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। समुद्रगुप्त को एक महान शासक बनाने वाली नीति है। समुद्रगुप्त के अंदर कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता दर्शाने वाली नीति है, यानी समुद्रगुप्त महान बना था इसी नीति के तहत। तो इस नीति को हरिसेन व के.पी. जायसवाल ने धर्मयुद्ध या धर्म विजय की संज्ञा दी। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? विजित क्षेत्र को पराजित करके शासक को वापस दे देना, वो क्षेत्र शासक से छीन कर उसे वापस लौटा दिया। ये नीति कौन सी है? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। और दक्षिणी भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। इस नीति के तहत दक्षिणी भारत के 12 शासकों को पराजित किया और उन्हें अपना क्षेत्र वापस लौटा दिया। तो ये नीति हो गई 12 शासकों को पराजित करने वाली नीति और वापस उसको लौटाने। इसका उल्लेख कहां पर आ रखा है? प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति के अंदर इसका उल्लेख आ रखा है। और हरिसेन व के.पी. जायसवाल ने इसे धर्म युद्ध या धर्म विजय की संज्ञा दी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दूसरी नीति कौन सी हो गई आपके? नंबर 2 यहां पर आ जाएगी, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। अब बताओ दो नीतियों में तो कोई समस्या नहीं है ना। अब अपन आगे चलते हैं। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति हो गई और राजप्रसभोधन नीति हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन तीसरी नीति की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने अभी स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं तीसरी नीति की तरफ। तीसरी नीति के अंदर क्या है? देखो, अब वो 12 राज्यों को, जो ये 12 राज्य थे दक्षिणी भारत, उनको पराजित करके वापस कहां आ गया? उत्तर भारत के अंदर आ गया। जब वो उत्तर भारत के अंदर आया तो उसको लगा कि सारे राज्य को तो जीत लिया, लेकिन अभी तक जो अपने उत्तरी सीमावर्ती राज्य है, कौन कौन से? सीमावर्ती, जो मूल सीमावर्ती है, उत्तरी सीमावर्ती है या उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती है या पूर्वोत्तर सीमावर्ती, ये राज्य अभी तक अपने से दूर है और इनको जीतना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ी कठिनाई थी ये पहाड़ों पर निवास करते हैं। पहाड़ों पर निवास करते हैं तो इन्होंने ये नीति बनाई कि क्यों ना अपन इनको भी जीता जाए। जब इस नीति का पता यहाँ पर सीमावर्ती राज्यों में पता चलता है तो सीमावर्ती राज्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखो तीसरी नीति क्या हो जाएगी? सर्व कर दान आज्ञाकरण प्रमाणागमन नीति। अब बात आ गई समझ में। सर्व करदान आज्ञाकरण प्रमाणागमन नीति। प्रमाणागमन नीति, ये देखो इसके अंदर क्या है? सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं अपन? शाब्दिक अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व करदान, सर्व करदान का मतलब क्या हो गया? सर्व करदान का मतलब हो गया सभी प्रकार के कर देंगे। सभी प्रकार के कर देंगे। सभी प्रकार के, जो गुप्त वंश के अंदर या गुप्त साम्राज्य के अंदर जो जो कर लागू है वो सभी प्रकार के कर देंगे। आज्ञाकरण, समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन करेंगे। समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का क्या करेंगे? पालन करेंगे। और प्रमाणागमन, प्रमाणागमन का मतलब क्या हो गया? जब भी आएंगे, यानी जब दरबार लगेगा या अपना जो गुप्त वंश या समुद्रगुप्त का जो दरबार लगेगा उसके अंदर उपस्थित होंगे और आपको आकर क्या करेंगे? प्रमाण कर, प्रणाम है ना, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया। प्रणाम, प्रमाणा नहीं है, प्रणामा है, यानी प्रणाम करने के लिए आएंगे। ये लोग प्रणाम करने हेतु दरबार में उपस्थित होंगे। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई? सर्व कर दान, सभी प्रकार के कर देंगे।
आज्ञाकरण समुद्रगुप्त की सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन करेंगे और प्रणामागमन, प्रणाम करके गमन करेंगे। यानी जब भी दरबार लगेगा तब हम दरबार में उपस्थित होंगे, या जब भी हमें दरबार में बुलाया जाएगा तो हम दरबार में उपस्थित होंगे। ये थी आपके सर्व कर दान, आज्ञाकरण, प्रमाणागमन, प्रणामागमन की नीति। अब अपन बात करते हैं इस नीति को किसके खिलाफ लागू किया गया। तो उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों को विजय हेतु लागू, यानी इन राज्यों को विजय करने के लिए लागू की गई थी। कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो डवाक ये क्षेत्र था, एक आपके कश्मीर वाला क्षेत्र था, एक कामरूप वाला क्षेत्र था। कामरूप का कौन सा क्षेत्र? असम ये क्षेत्र था। इसके बाद में मालव ये क्षेत्र था, एक अर्जुनयन ये क्षेत्र था। तो ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते थे? ये उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों के अंदर। तो आपको मूलतः ये याद रखनी है, सीमावर्ती राज्यों। सीमावर्ती राज्यों में कौन सी नीति अपनाई? सर्व करदान, आज्ञाकरण, प्रणामागमन की नीति अपनाई गई थी। बात आएगी नहीं समझ में? अब देखो, अपन ने यहां तक पढ़ा था, ये कौन सी थी? यहां पंक्ति नंबर पढ़ी थी अपने 13 और 14, और एक पढ़ी थी 21। यहां पर अपन ने पढ़ ली थी 19 और 20। ये यहां तक अपन ने हो गया था। आगे देखो 21 तक हो गया, और ये किस में आ जाएगी? आपके 22 नंबर। तो 22 यहां पूरा लिख देता हूं। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में उल्लेख। बात आ गई होगी समझ में? ये प्रयाग प्रशस्ति की कौन सी पंक्ति के अंदर उल्लेख है? 22वीं पंक्ति के अंदर उल्लेख किया गया। कुल 33 पंक्तियों के अंदर किस किस पंक्तियों में क्या क्या उल्लेख है अपन ने सारा पढ़ लिया है। वापस ध्यान से देखो, सर्व करदान, आज्ञाकरण, प्रणामागमन की नीति प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में उल्लेखित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी प्रकार के कर देंगे, समुद्रगुप्त की सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और जब दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो हम दरबार में उपस्थित होंगे और प्रणाम करके ही वापस जाएंगे। तो ये सारी नीति ये हो गई समुद्रगुप्त की तीसरी नीति। और किस क्षेत्र के लिए ली गई थी? ये मूलतः सीमावर्ती राज्यों के अंदर ली गई थी। कौन से सीमावर्ती राज्य? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों के अंदर। मूलतः अपन देखें तो ये सारे राज्य कौन से हैं? जो इसके पर्वतीय क्षेत्र है उनके राज्य हैं। मूल डवाक, कश्मीर, कामरूप, जो असम, मालव, अर्जुनयन, ये सारे क्षेत्र थे उस समय इसके सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत आते थे, और इन राज्यों के प्रति ये नीति अपनाई गई थी। तो ये तीसरी नीति अपने हो गई। तो अपन यहां पर तीसरी नीति को भी लिख लेते हैं। कौन कौन सी हो गई? सर्व कर दान, आज्ञाकरण, प्रणामागमन की नीति। और अगर देखें तो पंक्ति नंबर आ गई 22। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अंतिम पंक्ति की ओर या अंतिम नीति की ओर चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट नीति की तरफ चलते हैं। नंबर 4 जो नीति थी, अब तो पूरा भारत आ गया, लेकिन अभी भी अपन ने देखा है कि कुछ विदेशी जातियां अभी तक बाहर है, तो उन विदेशी जातियों को भी हराना जरूरी है, वरना क्या होगा? सबसे घातक जो जाति है वो विदेशी जातियां थी। ये भारत वाले इतने आघाती नहीं थे, इसलिए इन्होंने घात नहीं दिया था, लेकिन विदेशी जातियों को खतरा हमेशा मंडराता रहता था। तो विदेशी जातियों को हराने के लिए कौन सी नीति का इस्तेमाल लिया गया? चौथी नीति। तो यहां पर नंबर 4 डाल के चौथी नीति लिखते हैं। आत्म निवेदनम कन्योपायन गरुड़ मंदक स्व विषय भूति
शासन याचना। क्या नाम हो गया? आत्मनिवेदनम कन्योपायन गरुड़ मंदक स्व विषय भूति शासन याचना। वापस ध्यान से सुनना, आत्मनिवेदनम कन्योपायन गरुड़ मंदक स्व विषय भूति शासन याचना। थोड़ा सा लंबा है लेकिन 2-3 बार लिखोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। और भाई इस युद्ध विजय नीति को तो चारों को याद करना ही है। आत्मनिवेदनम, अब यहां पर देखा कि विदेशी जातियां हैं, लेकिन विदेशी जातियों को भी तो डर लगता है। उसने भी कहा था कि जो ये एक ऐसा शासक है पूरे भारत को विजित कर चुका है। दक्षिणी भारत विजित हो गया, उत्तर भारत विजित हो गया, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको भी विजित कर लिया। अब बच्चे कौन है? केवल विदेशी जातियां तो बची है। अगर वो चाहे तो हमारे को नष्ट कर सकता है, हमारे को खत्म कर सकता है। तो अपने को क्या करना है? वो आकर खत्म करे इससे पहले ही अपने को उसको जाकर कह देना है, हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आकर आप शासन कर लो, हम आपकी सारी बात मान लेंगे, हमारे यहाँ पर आप आकर शासन कर लो। तो ये सारी बात करने के लिए उसने कहा कि आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब क्या हो गया? स्वयं निवेदन करेंगे। विदेशी जातियां स्वयं निवेदन करके, ठीक है, विदेशी जातियां स्वयं निवेदन करके कन्योपायन, अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त वंश के राजकुमारों से करके। अब देखो, गुप्त वंश के राजकुमारों से विवाह कर देंगे तो क्या हो गए? संबंधी हो गए, अपनी भाषा में बोले तो भैया जी हो गए। अब वो यहां से युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इसने अपनी पुत्री का विवाह इस राजवंश के अंदर कर दिया। अब ये चाह कर भी वापस युद्ध नहीं करेंगे। गरुड़ मंदक, अब देखो ये गरुड़ क्या है? ये गरुड़ उस समय इनकी राज्य की मोहर थी, अपन स्टाम्प कह सकते हैं, जो अपन सील लगाते हैं, उस सील का चिन्ह क्या था? गरुड़ का। तो ये याद रखना है, गुप्तों के जो स्टाम्प था, सील थी, उसका चिन्ह था गरुड़। यानी अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का शासन संबंधी परिवर्तन होता है, शासन का अंदर नया कर लिया जाता है या कोई नियम बनाया जाता है, वो तभी मान्य होगा जब गरुड़ सील लगेगी। जो यहाँ पर विदेशी जातियां हैं वो ये कह रही है कि हम गरुड़ों की सील यानी आपकी जो स्टाम्प है लगाने के लिए तैयार है। तो नंबर 3 पर क्या हो जाएगा? गरुड़ स्टाम्प। अब देखो यहां पर मैंने मोहर नहीं लिखी है ना, यहां अपन ने मोहर नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि मोहर से कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि मुद्रा भी तो मोहर है, मत बात समझे ना। यहां पर स्वर्ण मुद्राओं की जब अपन बात करेंगे तब भी उसमें एक आएगी मोहर, ठीक है ना। तो गरुड़ों की एक स्टाम्प भी था और एक मोहर यानी मुद्रा भी थी। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहां पर स्टाम्प शब्द का इस्तेमाल लिया है। तो गरुड़ों का स्टाम्प लगाने के लिए तैयार, यानी अब वो ये तैयार हो चुके हैं कि हम किसके स्टाम्प लगाएंगे? गरुड़ों का। हमारे साम्राज्य, विदेशी लोग क्या कह रहे हैं? हमारे साम्राज्य के अंदर अगर कोई परिवर्तन होगा, कर लगाएंगे या कुछ भी परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन करेंगे, तो हम पहले गरुड़ों का स्टाम्प लगाएंगे, उसके बाद परिवर्तन करेंगे, उससे पहले परिवर्तन नहीं करेंगे। स्व विषय भूति शासन याचना, या इन्होंने शासन की याचना की है, यानी समुद्रगुप्त से अपने साम्राज्य, अपने मतलब वो विदेशी जातियों के साम्राज्य में शासन करने की याचना। बात आएगी नहीं समझ में? समुद्रगुप्त से अपने साम्राज्य में शासन करने की याचना होगी, स्व विषय भूति शासन याचना। बात आएगी विषय और भूति, ये क्षेत्र हो गए है ना, जैसे अपने यहाँ पर संभाग और जिला क्षेत्र होते हैं ना, ये राज्य और संभाग क्षेत्र, राज्य और जिला क्षेत्र होते हैं ना, उसी प्रकार विषय और भूति हो गए। समुद्रगुप्त से अपने साम्राज्य में शासन करने की याचना करना। तो ये सारी चार, ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। और ये नीति किसके विरुद्ध अपनाई गई थी? विदेशी शासक, या यहां लिख देता हूं विदेशी जातियां,
विदेशी जातियों के विरुद्ध यह नीति अपनाई गई। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं है? ये किसके खिलाफ अपनाई गई? विदेशी जातियों के खिलाफ अपनाई गई। और इसका उल्लेख अपने को कहां मिलता है? इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति। देखो पंक्ति 22 तक आ गए, 23 और 24। प्रयाग प्रशस्ति की 23 व 24वीं पंक्ति में, प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं पंक्ति में इसका उल्लेख आ रखा है। किसका उल्लेख आ रखा है? आत्मनिवेदनम, कन्योपायन, गरुड़ मंदक, स्व विषय भूति शासन याचना का उल्लेख आ रखा है। तो चौथी यहां पर लिख देते हैं, आत्म निवेदनम, कन्योपायन, गरुड़ मंदक, स्व विषय भूति शासन याचना। ये लो, ये अपने 4 नीतियां हो गई और चारों नीतियों, इसका भी उल्लेख आ रखा है अपने 23वीं व 24वीं पंक्ति के अंदर। 23वीं व 24वीं पंक्ति के अंदर ये अपने सारी हो गई नीतियां। बात आएगी यही समझ में? ये युद्ध विजय की नीतियां हैं। आपको 4 नाम याद करने हैं, 4 क्षेत्रों को याद करना है। जो अपने डिटेल से पढ़ा है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना, आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, एक बार मैं वापस बता देता हूं। आत्मनिवेदनम, कन्योपायन, गरुड़ मंदक, स्व विषय भूति शासन याचना। विदेशी जाति स्वयं को निवेदन करके, स्वयं निवेदन करके क्या कहते हैं कि आप यहां पर आओ, शासन करो। अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त वंश के राजकुमारों से करके, गरुड़ स्टाम्प लगाने को तैयार, यानी जब नियम में परिवर्तन होगा, कर या नियम संबंधी परिवर्तन के समय भाई यहां पर आपके नियम चलेंगे, यानी जो गुप्त वंश के शासक हैं उनके, यानी समुद्रगुप्त के नियम चलेंगे। समुद्रगुप्त को अपने साम्राज्य में शासन करने की याचना, स्व विषय भूति ये शासन याचना। तो विदेशी जातियों के विरुद्ध ये नीति अपनाई गई थी और इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं पंक्ति में किया गया है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे की तरफ अपन चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो अभी तक अपन किसके, भाई ये पढ़ रहे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? अपने प्रयाग प्रशस्ति की हो रही है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इन सब का उल्लेख आता है। तब अपने एक दिमाग में ये बात आती है, प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख तो आ गया, क्या कोई ऐसी भी बात है जो समुद्रगुप्त का कार्य तो है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं आया है। तो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2 वस्तुओं का उल्लेख नहीं है, या 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं है। पहली बात कि प्रयाग प्रशस्ति में कोई तारीख या कोई समय, कोई टाइम नहीं लगाया हुआ, यानी वो किस कालखंड की है, हालांकि बनी हुई समुद्रगुप्त के समय की है, लेकिन उसमें किसी भी तारीख का उल्लेख नहीं है। तो अपन उस समय को नहीं जान पाते हैं जब प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण हुआ था, और उस समय को नहीं जान पाते हैं जब ये सारे कार्य किए गए थे। तो अपन ये यहां पर पहला पॉइंट लिख देंगे, प्रयाग प्रशस्ति में तारीख का उल्लेख नहीं, किसी भी प्रकार की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस अश्वमेध यज्ञ का पता अपने को चलता है अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से, लेकिन उस अश्वमेध का भी उल्लेख नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं। तो 2 चीजों का उल्लेख नहीं है, किसका किसका? प्रयाग प्रशस्ति में तारीख का उल्लेख नहीं है और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है, हो सकता है कि अश्वमेध यज्ञ प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराने के बाद में हुआ होगा, इसीलिए उत्कीर्ण में यहां पर वापस से इसका उत्कीर्ण। लेकिन ये बात है, आगे भी तो जो प्रयाग प्रशस्ति खाली पड़ी थी वो उत्कीर्ण करा सकता था, लेकिन अपने को इस झंझट में नहीं पड़ना है। उसने उल्लेख नहीं किया तो अपन लिख दो उल्लेख नहीं किया। अगला अपने पॉइंट आता है, समुद्र
गुप्त के काल या समय के सिक्के। ये लो। अब एक बात ध्यान रखनी है, उसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। कितने प्रकार के सिक्के जारी किए थे? 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, और सारे के सारे स्वर्ण सिक्के थे। स्वर्ण सिक्के का मतलब क्या हो गया? सोने के सिक्के थे। 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, सारे के सारे 6 प्रकार के सिक्के कौन से सिक्के थे? सोने के सिक्के थे। कौन कौन से? देखो, ये आपको देखो, ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये सारे के सारे 6 सिक्के आ गए। सबसे पहले है गरुड़ प्रकार का सिक्का। पहला स्वर्ण सिक्का था गरुड़ प्रकार का सिक्का। ये गरुड़ प्रकार का सिक्का है समुद्रगुप्त के द्वारा, ये यहां लिख देता हूं, समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया प्रथम सिक्का। समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया प्रथम सोने का सिक्का कौन सा था? गरुड़ प्रकार का सिक्का। ठीक है। दूसरा धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। दूसरा था धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के में कुछ नहीं है, समुद्रगुप्त को धनुष लिए हुए बताया गया। ठीक है, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। तीसरा जो सिक्का था, यह था व्याघ्र हंता प्रकार का सिक्का। तीसरा है वो आपके व्याघ्र हंता। व्याघ्र मतलब हो गया सिंह, उसको मारते हुए बताया गया था, व्याघ्र हंता प्रकार का सिक्का। चौथा सिक्का आपके आता है परशु प्रकार का सिक्का। चौथा सिक्का जो आपके आता है वो है परशु प्रकार का सिक्का। परशु प्रकार का मतलब हो गया परसा हाथ में लिए हुए। परसा जो आपको पता है कि परसा होता है, और जो भगवान परशुराम के हाथ में होता है उसे ही कहते हैं परसा। ठीक है, उस प्रकार का, यानी वो परसा हाथ में लिए हुए समुद्रगुप्त को बताया गया है इस सिक्के पर। तो परसा परशु प्रकार का सिक्का हो गया। अगला सिक्का है वीणा प्रकार का सिक्का। वीणा प्रकार का सिक्का। वीणा प्रकार के सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया है। समुद्रगुप्त को क्या बताया गया है? वीणा बजाते हुए। ठीक है, और अंतिम है आपके अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अश्वमेध प्रकार का सिक्का, इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें समुद्रगुप्त का नाम अंकन नहीं है। समुद्रगुप्त का नाम अंकन नहीं है, तो समुद्रगुप्त के स्थान पर किसका नाम अंकन है या किसका चित्र बनाया गया है? दत्त देवी का। दत्त देवी इसकी पत्नी थी। दत्त देवी इसकी क्या थी? पत्नी। दत्त देवी का अंकन किया हुआ है किसमें? अश्वमेध प्रकार के सिक्के के अंदर समुद्रगुप्त का नाम अंकन नहीं है, लेकिन दत्त देवी का अंकन है। दत्त देवी कौन थी? इसकी पत्नी थी। बात आई कि नहीं समझ में? अश्वमेध प्रकार का अंतिम सिक्का है जिसमें अश्वमेध का तो वर्णन है, अश्वमेध का तो वर्णन कर दिया, लेकिन खुद का नाम का अंकन नहीं किया है। अपने स्थान पर किसका चित्र दिया है? दत्त देवी, यानी अपनी पत्नी का, या इसको राजमहेश्वरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजमहेश्वरी। राजमहेश्वरी प्रकार का सिक्का। इस सिक्के में अपनी पत्नी का चित्र अंकित किया है। किसमें? अश्वमेध प्रकार में या राजमहेश्वरी प्रकार के अंदर। बात आई कि नहीं समझ में? अब अपन बात करते हैं, ये तो सिक्के हो गए। सिक्कों के अंदर कुछ उपाधियां भी लिखी हुई है। ये उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है धनुर्धर प्रकार का सिक्का, इस पर एक उपाधि आ रखी है अप्रतिरथ। अप्रतिरथ, जिसका विजय रथ कोई ना रोक सके। जिसका विजय रथ कोई ना रोक सके, ये होता है अप्रतिरथ। अप्रतिरथ की उपाधि धारण गुप्त वंश के 2 शासकों ने की थी। अप्रतिरथ की उपाधि गुप्त वंश के 2 शासकों ने की थी। पहले थे समुद्रगुप्त, दूसरे इनके पुत्र कौन हो गए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
इन दो ने ही अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी, जिनका विजय रथ कोई ना रोक सके, वो होता है अप्रतिरथ। ये किस प्रकार के अप्रतिरथ उपाधि किस प्रकार के सिक्के में आ रखी है? धनुर्धारी प्रकार के सिक्के में आ रखी है। दूसरा व्याघ्रहंता, तो व्याघ्र पराक्रम किसमें आ गई है? व्याघ्र पराक्रम। व्याघ्र को मारते हुए बताया, यानी सिंह को मारते हुए बताया है, तो व्याघ्र पराक्रम। परशु में परशु कृतांत, परशु कृतांत की उपाधि परशु प्रकार के सिक्के के अंदर। वीणा बजाते हुए सिक्का में कविराज, ये उपाधि धारण कर दी कविराज। और अश्वमेघ प्रकार के सिक्के में कौन सी उपाधि धारण कर दी? अश्वमेध पराक्रमांक या पराक्रम, ठीक है ना, पराक्रमांक या पराक्रम एक ही बात है। तो अश्वमेघ पराक्रम, देखो ये लगभग तो एक जैसे ही मिलेंगे। कविराज वीणा बजाते हुए तो पता चल जाएगा कविराज की उपाधि, अश्वमेघ किया तो अश्वमेघ पराक्रम, परशु है तो परशु कृतांत, व्याघ्रहंता तो व्याघ्र। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये अप्रतिरथ की उपाधि धारण करने वाले शासकों के नाम बताइए। अप्रतिरथ की उपाधि धारण करने वाले शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी इनके पुत्र। कौन से प्रकार के सिक्के में अप्रतिरथ की उपाधि धारण करता है समुद्रगुप्त? तो ये धनुर्धारी प्रकार के सिक्के के अंदर। तो ये इनके 6 प्रकार के सिक्के हो गए। 6 के 6 स्वर्ण मुद्राएं थी। यहां पर अभी तक रजत यानी चांदी की मुद्रा का उल्लेख नहीं मिलता है। बात आएगी नहीं समझ में? तो ये आज का अपना लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी 2-3 बातें और है समुद्रगुप्त के बारे में, वो भी बता देता हूं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। प्रयाग प्रशस्ति में एक तो तारीख का उल्लेख नहीं है, अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख नहीं है। समुद्रगुप्त के समय में 6 सिक्के चलाए गए थे। ये 6 के 6 स्वर्ण सिक्के थे, यानी सोने के सिक्के थे। पहला है गरुड़ प्रकार का सिक्का, ये गरुड़ प्रकार का सिक्का है। समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया प्रथम सिक्का है गरुड़ प्रकार का सिक्का। आगे आएगा धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, इसमें उपाधि है अप्रतिरथ की। और व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के में व्याघ्र पराक्रम, परशु प्रकार के सिक्के में परशु कृतांत, और वीणा प्रकार के सिक्के में कविराज की उपाधि है। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के में समुद्रगुप्त का अंकन नहीं है, यानी उसका कोई चित्र नहीं दे रखा है, लेकिन समुद्रगुप्त के स्थान पर उसकी पत्नी दत्त देवी या राजमहेश्वरी का चित्र दे रखा है। साथ ही साथ इसके अंदर एक उपाधि धारण करता है अश्वमेघ पराक्रम की। ये आपके हो गए सिक्के। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन चलते हैं आज के अंतिम पॉइंट की तरफ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब अपन यहां पर देखते हैं समुद्रगुप्त ने इतनी सारी विजय कर ली। चलो यहां से हटा देता हूं ना, ये विजय नीति को रहने देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे हिसाब से इस बार प्रश्न यही बनने वाला है, ठीक है ना? कौन सा? विजय नीति वाला। ये नीति आप जरूर याद कर लेना। सिक्के वाले याद नहीं करो, केवल आपको समझाने के लिए था, आपकी किताब के अंदर नहीं आ रखा है। लेकिन क्या है, आगे कोई वीडियो देखता है या उसको जानकारी होती है या रीट की कोई तैयारी करता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सिक्के। तो आगे अपन चलते हैं कि कुछ एक शासक या कुछ एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इसकी जो विजय नीति थी उसको देखकर क्या कहा, उसकी चर्चा करते हैं। देखो, एक इतिहासकार हुआ है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने जो इसकी विजय नीति थी और जो इसने पूरे भारत पर विजय अभियान किए थे, उसके कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ये किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। लगभग उपाधियों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। एक दो उपाधि और रही है। एक तो है धरणीबंध। धरणीबंध ये जो धरणीबंध की उपाधि है, ये भी किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। और एक उपाधि मिलती है सर्वोच्च सर्व राजोच्छेता। सर्व राजोच्छेता ये भी अभिलेख को मिलती है। ये भी किसकी है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र कैसे? इसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था, इसलिए लिच्छवी दोहित्र भी हो गया ये। और यहां पर इसको लाख गायों का दानी, विद्यानुरागी और विद्वानों का आश्रयदाता भी कहते हैं। ये कुछ एक बातें थी जो आपकी किताब के अंदर आ रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर एक तो लिच्छवी दोहित्र और सर्वराज्योच्छेता और ये भारत का नेपोलियन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको याद करोगे। अच्छा, इसके साथ में एक और बात आती है कि एक श्रीलंका का शासक था, श्रीलंका के शासक जिसका नाम था आपके मेघवर्मन। ठीक है, इसने क्या किया था? गया में बौद्ध मंदिर की स्थापना हेतु अनुमति लेने के लिए समुद्रगुप्त, ऐसे लिख दूं क्या? समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा। क्या किया इसने? अपना दूत भेजा। किसने? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन। इससे क्या पता चलता है कि सिंहल, ये सिंहल जाति का था, तो सिंहल जाति भी इसके अधीन आ गई, श्रीलंका भी इसके अधीन आ गया था। तो कहने का मतलब हो गया कि जो इसका राज्य विस्तार या क्षेत्र देखा जाए, हालांकि इसका क्षेत्र मुख्यतः तो आर्यवर्त के अंदर ही था, लेकिन इसके जो प्रभाव थे वो यहाँ पर सिंहल जाति जो अपने दक्षिणी भारत का अंतिमतम बिंदु है श्रीलंका है, वहां पर भी इसका प्रभाव था। तो अपन ये कह सकते हैं इसका प्रभाव चहुं ओर था। तो ये थे अपने समुद्रगुप्त, भारत के महानतम शासकों में से एक था समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर अपना समुद्रगुप्त पूरा होता है। तो आपको आराम से ये वीडियो देखना है और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करो, जिससे हमारे सबको भी प्रोत्साहन मिले, हमारे को भी लगे कि नहीं हमारा वीडियो काफ़ी बच्चे देख रहे हैं और साथ साथ में उसको लाइक भी कर रहे हैं। साथ ही अगर कोई समस्या आती है तो भी हमारे से पूछ लिया करो कमेंट के माध्यम से। और आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपके पूरी प्लेलिस्ट डाल दी जाती है और कमेंट के पहले कमेंट के अंदर भी आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ ही राज्य सरकार ने 18 जनवरी से विद्यालय आरंभ करने की बात कही है, तो आपको अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।